वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रहा था और होश में आने के साथ ही सबसे पहला एहसास सर के पिछले हिस्से में होने वाली शदीद तकलीफ़ का था। एक किराह के साथ उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। फिर इसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया। कोई इसके बहुत करीब झुका हल्की आवाज़ में कह रहा था, तुम क्या महसूस कर रहे हो? इसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो दोबारा आंखें खोलने में कामयाब रहा। बेड के किनारे उसे चंद ह्योले से नजर आए। उसने आंखें देखने उन पर नज़र जमाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। दर्द बहुत शदीद था। इसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और कराहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? अब उसे कुछ और पूछा गया। वो चंद लम्हे इस तरह हुआ और इसे अपना नाम याद आ गया। बेख्तियार इसने मध्यम आवाज़ में अपना नाम बताया। तुम्हारा घर का फ़ोन नंबर क्या है? अभी से एक और सवाल किया गया। उसने एक बार फिर फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश की मगर वो याद नहीं कर सका। इसका जहन मुंतशिर था। वो कुछ कहे बगैर कराहता रहा। तुम्हारे घर का फ़ोन नंबर क्या है? इसे एक बार फिर पूछा गया। याद नहीं, इसने लड़खड़ाई हुई आवाज़ में कहा। ऑफिस का फ़ोन नंबर बता सकते हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उससे दोबारा पूछा गया। उसने एक बार फिर अपने मुंतशिर जहन को एक जगह मरकूज़ करने की कोशिश की। एक बार फिर वो नाकाम रहा। उसे ऑफिस का फ़ोन नंबर भी याद नहीं आया। ऑफिस का फ़ोन नंबर बता सकते हो? नहीं, इस बार उसने कहा। सोचने की कोशिश करो, याद करो। इस बार उसका कंधा थपथपाकर उससे कहा गया, मुझे याद नहीं। उसके दर्द की शिद्दत में एकदम इजाफा हो गया। क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो? उसने आंखें खोल कर सवाल करने वाले के चेहरे को शनाख्त की कोशिश की। वो इसे पहचान नहीं सका। चेहरा शनासा नहीं था। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए वो आंखें खुली रख सका। फिर उसे दोबारा आंखें बंद करनी पड़ी। हॉस्पिटल। जहन पर छाने वाली तारीकी से पहले उसने बहुत हल्की आवाज़ में अटकते हुए कहा। उसके बाद वो कुछ बोल नहीं सका। ये दोबारा बेहोश हो गए है। उसके पास खड़े डॉक्टर उसकी नब्ज़ देखते हुए कहा, कहीं ये पहले की तरह फिर कोमा में तो नहीं चला जाएगा? साथ खड़ी नर्स ने खदशा जाहिर किया। नहीं, अब ये कोमा में तो नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है आधा घंटा तक ये दोबारा होश में आ जाएगा, डॉक्टर ने नर्स से कहा। अपने बारे में ये अब भी नाम के अलावा कुछ नहीं बता सका तो पुलिस इसके घर कैसे इत्तला देगी? नर्स ने डॉक्टर से पूछा। मुझे नहीं पता, ये उनका मामला है। वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारा काम सिर्फ उसकी जान बचाना था। वो हम कर चुके हैं इस बार, डॉक्टर ने कदरे बेपरवाही से कहा। नर्स ने जवाब में कुछ कहे बगैर एक नज़र मरीज को देखा, फिर डॉक्टर के पीछे कमरे से निकलकर कमरे में अब उसके अलावा और कोई नहीं था। मोहब्बत तारीख जंगल की तरह होती है। एक बार उसके अंदर चले जाओ फिर ये बाहर आने नहीं देती। बाहर आ भी जाओ तो आंखें जंगल की तारीकी की इतनी आदी हो जाती हैं कि रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकती, वो भी नहीं जो बिल्कुल साफ, वाज़ेह और रोशन होता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वो याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने ये सब किससे कब कहा? उसे याद था इसने ये सब किससे कब कहा था। हाँ, जंगल ही तो है जिसके अंदर मैं आ गई हूँ। ना बाहर निकल सकती हूँ ना अंदर रह सकती हूँ। अंदर रहने पर मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। बाहर जाने पर मैं आंखें रखते हुए भी देखने के काबिल नहीं रहूँगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन 5 सालों में हुआ था जब मैं उम्मीद उसकी सोचों का तसलसल उम्मीद की अम्मी की आवाज़ से टूट गया। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? मेरा दिल चाह रहा है अम्मी यहाँ बैठने को। अंदर तो बहुत घुटन महसूस हो रही थी। अंधेरे में इसके चेहरे पर फिसलती हुई नमी अम्मी को नज़र नहीं आ सकी और इसकी आवाज़ से कभी भी ये नहीं जान सकता था कि वो रो रही थी। घुटन हबस की वजह से है। अभी थोड़ी देर में आंधी आ जाएगी और फिर बाहर मौसम ठीक हो जाएगा। वो अंदाज़ा न ले सके वो किसे तसल्ली दे रही थी। मैं सहन की लाइट जला दूं? अब वो एक बार फिर इससे पूछ रही थी। नहीं, अंधेरे में बहुत सुकून मिल रहा है, रोशनी परेशान करेगी। इसने गर्दन मोड़े बगैर उन्हें जवाब दिया था। और अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं क्या कर बैठी हूँ, ये मेरे साथ क्या हो चुका है, तो शायद ये सारी उम्र मुझे तारीकी ही में रहने दें। उसने उनके अगले जुमले पर सोचा था। एक तो तुम्हारी आदतें बहुत अजीब हैं। बस रोशनी कैसे परेशान करेगी? वो अब भी उसकी पुश्त पर खड़ी थी। इस तरह अंधेरे में बैठना कोई अच्छी बात तो नहीं है, वो एक बार फिर कह रही थी। बस थोड़ी देर बैठने दे, फिर मैं उठ जाऊंगी। उसने बहती आंसुओं के साथ उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा, और खाना कब खाओगी? वो अब दूसरी बात पर परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा।
میں اندر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کسی بچے کی طرح اسے یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اب واپس اندر جا رہی تھی۔ کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتی، میرے سامنے آ جاتی، میری آنسوؤں کو دیکھ لیتی، پھر مجھ سے وجہ پوچھتی یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتی، پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف، وہ سب جو میں نے آج سے کسی تک نہیں کہہ سکی، جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنا وجود ایک قبر بنانا پڑا ہے۔ وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کہا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی۔ ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے اسے ہمیشہ فار گرانٹیڈ کیا، مگر میں نے اسے سب کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ اور پھر اب جب میں اس نے ہونٹ بھینچ لیے، آنسو اب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیض کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی، اس نے فضا میں گرد محسوس کی۔ صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے، ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی، اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے، اسے یاد نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہ ہوئی۔ تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی، اس بار اس نے آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، اپنی مرضی کرتی رہتی ہو۔ وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنے پورے زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی، کون سی چیز کہاں غلط تھی، اسے کب کون سی غلطی ہوئی تھی۔ غلطی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس کو لے کر میں چلتی رہی، کیا وہ غلط تھا؟ اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے